तो बच्चों आज हम देखेंगे मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो है वो आपके दूसरे चैप्टर की राइटर हैं, लेखिका हैं, जो लिखी है मेरे संग की औरतें। देखिए इसमें क्या है, इनकी जीवनी देखते हैं हम, इनका जीवन परिचय कि हिंदी कथा साहित्य की विख्यात हैं ये रचनाकार। जो मृदुला गर्ग है हिंदी साहित्य की विख्यात रचनाकार हैं, जिनका जन्म कोलकाता में सन 1938 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। मृदुला गर्ग का जीवन ज्यादातर अलग अलग शहरों में ही बीता। आप ऐसे याद कर सकते हैं। मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में हुआ कोलकाता में, और दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने एमए किया। इनका ज्यादातर जीवन कहाँ बीता? अलग अलग शहरों में ही रहकर इनका बीता। इसलिए इनको रचना में इतनी विविधता दृष्टिकोण होती है कि सन 1974 से दिल्ली में रहकर इन्होंने स्वतंत्रता लेखन किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। इन्होंने क्या किया था? कथा साहित्य के अलावा इन्होंने रिश्तेदारों या फिर जो भी है रहन सहन सभी चीज जानते थे, उनकी कार्यशैली चित्रण भी जानती थी। स्वतंत्रता से हटकर इन्होंने कई समस्याओं जो समाज में उन पर वही निबंध लिखा। इनका जो अगर माना जाता है कि इनका जो उपन्यास है वो कठगुलाब, चित्त कोबरा, आदित्य, उनमें हिस्से की धूप, दो खंडों में संपूर्ण कहानियां, संगीत और भी संगीत है, निबंध संग्रह, रंग ढंग चुकते नहीं। देखिए अब हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं, अपनी निबंध की। जो हमारी पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। तो मृदुला गर्ग के बारे में आप जान गए। 1938 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था? एमए अर्थशास्त्र किया था। इनका ज्यादातर जीवन क्या है, वो अलग अलग शहरों में ही बीता था। इन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ इन्होंने समाज की जितनी भी परेशानियां हैं लगभग सभी पे इन्होंने क्या किया? निबंध को लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी मां की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी की कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। और जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब लौटे और विलायती रीति रिवाज से संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी अपने रहन सहन पर कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी इच्छा आकांक्षा मनपसंद नापसंद इजहार पर कभी किया। देखिए जब कम उम्र में नानी खुद मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी माँ की शादी फिक्र इतना डराया कि एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उन्होंने दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने अब पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिर वह अजनबी से क्या कहना चाहती है। नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने से के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लियावा और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। देखिए इसका हमें ये थोड़े से शब्दों में व्याख्या हम करते हैं। लेखिका यहाँ कहना क्या चाहती है? लेखिका यहाँ यह कहना चाहती है कि उनको सबसे पहले अपनी नानी की याद आई। वे कम पढ़ी लिखी थी, पर्दे में रहने वाली औरत थी। उन्होंने लेखिका के नाना से जो विदेश से पढ़ के आए हुए थे और अपने रीति रिवाज को छोड़ के वो विदेशी तरह से रहने लगे। फिर भी नानी ने कभी
उनसे भारतीय अपनी जो भी संस्कार है उनको रिवाजों को अपनाने के लिए नहीं बोला और ना ही वो अपनी रिवाजों को छोड़ी। लेकिन जब उन्होंने कम उम्र में ही देखा कि वो मौत के करीब है तो 15 वर्ष की जो बच्ची थी उसका दर्द सताने लगा शादी की, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं आपके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी से मिलना चाहती हूँ। सब तुरंत ही दंग रहे। प्यारेलाल शर्मा से बातचीत इच्छा जाहिर की और लेखिका के नाना की उनकी बात की गंभीरता समझते हुए तुरंत ही लेखिका के तुरंत ही अपने दोस्त को बुलाए। इसकी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे ये है कि जो लेखिका है वो उनकी जो नानी थी बहुत ही मतलब पर्दानशी थी, लेकिन उन्होंने लास्ट समय पर कोई पर्दानशी नहीं किया और सीधे सीधे उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी तरह से उसको लाज शर्म छोड़ के उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए पूरे मन बना लिया। देखिए अब देखिए आगे देखिए। अब जो नानी कहा वह और भी हैरतगंज था। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमादार से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता है कि अपनी आजादी की पूरी तरह बेखबर उस औरत ने मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून रखा कि बाद में मेरी एक दर्शन में वे निजी जीवन से काफी आजाद ख्यालों में रही होगी। ठीक है, उन्होंने आजादी देखे कहते ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी पर ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने की असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी आंदोलन हिस्सा लेने का अपराध में आई। CS के इम्तिहान में बैठने के लिए रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी की सिद्धांतों की चक्कर में सादा जीवन जीने के ऊंचे ख्याल रखने वाली मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जाकर वे पहनने का अभ्यास करती, जिससे वो दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसे नाजुक थी कि देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी कहा करती थी, हमारी बहू ऐसी है, धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। देखिए, इसका कहना यह है कि लेखिका बताती हैं कि नानी जो नाना जी के मित्र थे, सबसे हैरान की बात तब आई जब तलाश में उन्होंने स्वयं, लेकिन कहे कि वह साहब न होकर आजादी का सिपाही हो। नानी की बात सुनकर पता चलता है कि मन में उन्होंने आजादी का पूरा हिस्सा लेने का पूरा मन बना लिया था। वो शांति स्वभाव की औरत जो कि कभी कुछ नहीं जानती थी और ना कभी बाहर निकली, ना तो देश दुनिया कुछ नहीं, वो अपने मन में आजादी के लिए इतना बड़ा गोलापन लेके बैठी हुई थी। कहा गया कि इतनी जुनून बात देखकर मां ने शादी के युवक की हुई और जिससे हुई वो ICS की परीक्षा में बैठने के लिए मना किया गया था, क्योंकि वह स्वतंत्रता सेनानी किसी से तब क्या हुआ था, उस पे केस हो गया था, इसलिए रोक दिया गया था। गांधीवाद थी, माँ बेचारी क्या किसी सिद्धांतों का पालन करती थी, ऊंचे ख्याल की थी, मजबूर थी। परिणाम यह हुआ कि लेखिका की माँ खादी भारी भरकम साड़ी पहनने के लिए अभ्यास रात भर करती, ताकि दिन में
उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी दादी ये कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी जैसी धोई पीछी छीके पर टांग दी। लेखिका अनुसार उनकी माँ के छीके से उतारने का अर्थात यह है कि उनकी गरिमा को किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है और खुशी की बात यह है कि उस घर में उनकी गरिमा को कभी किसी ने क्या किया, ठेस नहीं पहुंचाया। देखिए क्यों नहीं, कि उसकी दो वजह थी। पहले कि हिंदुस्तानी के तमाम वादिंशों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहब के खास अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात भी हिंदुस्तानी के थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सबसे अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब और शोहरत सिर्फ करता रहे, दबदबा उसकी साबसी ससुर का ही था। नानी की सनक एक आन बान शान वाले साहब की सिरफिरे लड़के अपने नाजुक जान लड़की सोफी रोमांचक की क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वेद रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी की तिलिस्म और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनकी खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनके ठोस काम करने वाले की कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए अपनी जबानी राय जरूरी मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है, हम हाथी पे हल का जुतवाया करते, हम पे बैल नहीं। देखिए ये इनके नानी की जो कहानी है, इनका कहना है लेखिका अपनी माँ की सुंदरता की सटीक वर्णन करती है और कहती है क्या कि शारीरिक रूप से, पिछला वाला जो पढ़े उसी का हम व्याख्या बता रहे हैं कि शारीरिक रूप से वो कमजोर थी एवं दुबली पतली दिखाई पड़ती थी। वो खूबसूरत बहुत थी, वे पक्का सटीक फैसला लेती थी और अंग्रेज की शक्ल सूरत वाले साहब की बेटी थी। वह साहब की बेटी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली खाली जेब परंतु मंद लड़के से ही की नानी की सनक भरी आखिरी इच्छा और नाना की रजामंदी की रोमांचक उपकथाएं थी। तिलिस्म को और भी अधिक रोचक था, चूंकि बन चुका था, अधिक रोचक बन चुका था तथा कहानी की जादू और गाढ़ा बना चुकी थी। देखिए अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, बचपन में इस मामले में, देखिए एक सेकंड रुक जाइए। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। क्या आया था? जब देखा, देखिए हाँ आप समझ में आ रहा है, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और जेठानियों से नहीं खुद मर्द जात पिता भी पर ठोस काम करने पर मतलब नहीं था। माँ की आजादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी अपनी लाड किया, न हमें खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते घर बार नहीं संभाल पाती थी
पर उन्होंने ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताब पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में। और फिर बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, आराम किया करती थी। जैसा मैंने पहले कहा कि परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह उन्हें होने की अपेक्षा रखते थे। उनके सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू की प्रचारिता कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ के में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। अब चलिए, अब इस बात को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। हम पहले पुस्तक को अपने अध्ययन करके तब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से उसको समझिए। देखिए आप क्या कह रहे हैं कि लेखिका क्या बता रही है कि दिमाग से देशभक्ति कूट कूट के जुनून भरा हुआ था, लेकिन व्यवहारिक रूप से वे कोई भी कार्य ऐसा नहीं करती थी जिसमें घर में कोई भी कुछ करने की जुनून ना हो। अपने बच्चों को कभी उसने प्यार से नहीं बिठाया और न खाना पकाया, न ही अपनी पत्नी अच्छी से बन पाई, न ही अच्छे बनने का हमें ज्ञान दिया। और उनका जो सबसे समय था वो किताबों में पढ़ने में बीत जाता था और साहित्य की बातें करने में, संगीत सुनने में। और जो बच्चा था वो लेटे लेटे आराम करने में। इतना रोब घर में इसलिए था क्योंकि शायद वे साहबी खानदान से ताल्लुक रखती थी और इसके अतिरिक्त ईमानदार और मितभाषी थी। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, ना ही किसी की चुगली करती थी। देखिए उनके गुण क्या थे, अब ध्यान सुनिएगा। प्रश्न आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि उनकी माँ की गुण क्या थी। आप बता सकते हैं कि उन्हें क्यों उस घर में नहीं कहा जाता था कुछ भी। पहली बात तो शायद लगा किसमें कि वह खानदानी साहबी थी, इसलिए साहब खानदान से थे। और दूसरे उनके ही गुण थे, दूसरे क्या कि मितभाषी थी, मतलब कम बोला करती थी, झूठ कभी नहीं बोला करती थी, और क्या वो इधर उधर की बातें मतलब चुगली नहीं किया करती थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए पहले दिख रहा है, देखिए पहले उन्हें घर वालों का आदर मिला था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्त में वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बेखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर उनसे पूछा जाता था कि इसमें क्या लिखा है, भले वो एक बहन की दूसरी में नाम क्यों न हो। और माँ यह अजानने को बेहाल थी कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर के रहते हुए व्यक्ति अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट फायदा उठाकर हम 3 बहनें, छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। नीच से खिसके अपने पूर्वज में माँ और नानी रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक पर दादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्हें व्रत ले रखा था कि हम खुदा के फजल उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो तीसरी दान जलवा कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगती है, पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। गैर रवायती मन्नत मांग कर ही चैन नहीं पड़ा। उन्हें भगवान को अपने बीच पोशीदा रखने से बचा सरेआम उसको ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले रह गए कि फितूर की हो कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कि कह सकते थे कि खानदान में पुष्ट कन्या पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ
जी बेचारी कन्यादान की पूर्ण की अभाव पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी नहीं, दादाजी की बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ ने पहली तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बस्तूर जब मंदिर जाकर मन्नत दोहराई रही, और पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ की भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। देखिए, सीधा तार जुड़ा हुआ है। इधर वह खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी ने आरजू की कदर रंग लाई। उन्हें गुमान न रहा होगा लड़की की गैर वाजुद जुस्तजू सुन भगवान की अफरा तफरी आ गई कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पे उतार दी। देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा। कहती है, लेखिका ने स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मितभाषा होने के कारण उन्हें घर में दोनों सम्मान, दोनों बाहर, मतलब बाहर और अंदर दोनों ही जगह सम्मान मिले। हमारे घर में निजत्व बनाए रखने की आजादी थी। किसी का पत्र आने पर भी उन्हें क्या किया जाता, पूछा जाता था किसमें क्या लिखा है। दूसरी ओर परदादी पास 2 ही धोतियां होती थी, मतलब उन्हें कहा जाता था कि और कोई रहता तो ठीक है, मेरी परदादी का भी असर है। 2 ही धोतियां रहती थी। कहती थी तीसरी आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, दान कर दूंगी। एक बार उन्होंने भगवान के मंदिर में जाकर सबसे पहले मन्नत क्या मांगी कि खानदान में लड़कियां नहीं थी। खानदान में लड़कियां थी, ईश्वर की कृपा से 5 लड़कियां बारी बारी आई, क्योंकि उनकी दादी का जो कहा गया है, उनकी तार थी वो सीधे भगवान से जुड़े हुए थे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और जिसको जहां तक समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट में बताए कि मैम यह नहीं समझ में आया। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जहां नहीं समझ में आया वो हम पूरी तरह से आपको सहमत करें, अच्छे से आपको समझाएं। फिर से दोबारा जहां पर नहीं समझ में आया वहां पे एक बार फिर से हम समझाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, चित्र देखिए और समझिए इस बात को कि ये जो है वो पूरी तरह से आजादी के प्रति समर्पित था, जो उनकी दादी ने किया, उसके बाद उनकी माँ ने, और पिता तो पहले ही उनके थे ही। सबसे बड़ी बात कि आपसे कहना चाहेंगे, कक्षा को शेयर नहीं करते। आपसे फिर से रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़ के कि कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप कक्षा को शेयर करेंगे तभी सभी बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और आपसे यही निवेदन है, और उम्मीद करते हैं कि आप कक्षा को शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।